नमस्ते आप सभी को। अंजलि अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर से जेएससीसी सीजीएल 2023 का जो पेपर 2 है हमारा हिंदी से संबंधित उस पर प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ध्रुव स्वामिनी नाटक। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और इसके जो रचनाकार है जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद और यह एक ऐतिहासिक नाटक है। और यही नाटक ध्रुव स्वामिनी हमारे एनटीए नेट के भी सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसीलिए नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक उपयोगी वीडियो है। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सभी को पता है मैं समय समय पर जेएससीसी सीजीएल के सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उन सभी से प्रश्नोत्तरी करवाने वाली हूँ और करवा भी रही हूँ। तो चलिए फिर हम लोग जल्दी से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। जयशंकर प्रसाद 1933 ईस्वी, मोहन राकेश 1935 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1940 ईस्वी या मनु भंडारी 1950 ईस्वी। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि इनके लेखक है जयशंकर प्रसाद और ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। अब हम दूसरे प्रश्न में जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक को कितने अंकों में विभक्त किया गया है, 2, 3, 4 या 5। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी 3 अंक। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक को 3 अंकों में विभक्त किया गया है। 3 अंकों में विभक्त करने का अर्थ है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के दौरान 3 बार पर्दा को गिराया जाएगा और इस 3 बार पर्दा को गिराने के दौरान अंदर का दृश्य बदल करके इस नाटक को खत्म किया जाएगा। तो चलिए फिर हम आगे प्रश्न में देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के विषय में सही कथन क्या है, यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो विषय वस्तु क्या है उसे बताना है। तो ऑप्शन ए है कि क्या ध्रुव स्वामिनी नाटक में एक गरीब स्त्री की व्यथा का वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी नाटक में क्या एक दलित वर्ग की स्त्री के व्यथा का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन है कि ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें पुनर्विवाह पर बल दिया गया है। अब डी ऑप्शन है कि ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें गरीबों का वर्णन किया गया है। तो जो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, यानी ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है और यह सत्य घटनाओं से प्रेरित नाटक है जिसमें पुनर्विवाह पर बल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसमें पुनर्विवाह पर बल दिया गया है, यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो मुख्य पात्र है वो है ध्रुव स्वामिनी स्वयं। तो इस नाटक को मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सत्य घटना का वर्णन हुआ है, इसीलिए हम गुप्त साम्राज्य को देखेंगे। गुप्त साम्राज्य का राजा सबसे पहले आप समुद्रगुप्त को देखिए। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र होते हैं। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र होंगे, एक होगा रामगुप्त और दूसरा होगा चंद्रगुप्त। एक होगा रामगुप्त और एक हो गया चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त हो गया। अब ये जो रामगुप्त है वो बड़ा बेटा है और चंद्रगुप्त है छोटा बेटा। तो नियमानुसार रामगुप्त को छल कपट से राजा बना दिया जाता है और चंद्रगुप्त, यहाँ तक कि जो समुद्रगुप्त है वो स्वयं कहते हैं कि चंद्रगुप्त मेरा जो छोटा बेटा है उसे मैं राजा बनाऊंगा। लेकिन समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद रामगुप्त को छल कपट से राजा बना दिया जाता है। फिर ध्रुव स्वामिनी के जो पिताजी होते हैं वो ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप गुप्त साम्राज्य को दे देते हैं। तो गुप्त साम्राज्य में लाने के लिए चंद्रगुप्त जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को लाने के लिए जाते हैं। उसी दौरान ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त से प्रेम हो जाता है, लेकिन जब ध्रुव स्वामिनी गुप्त साम्राज्य में आती है तो उसका विवाह रामगुप्त से हो जाता है। विवाह हो जाता है रामगुप्त से। अब इसी दौरान विवाह होगा रामगुप्त से। उसके बाद एक शकराज यानी शकों का जो राजा है वो आक्रमण कर देते हैं रामगुप्त के राज्य पे। रामगुप्त के राज्य पे आक्रमण हो जाएगा और उसके बाद एक शर्त रखा जाएगा, एक संधि पत्र आएगा कि अगर यदि आप ध्रुव स्वामिनी जो आपकी पत्नी है उसे हमारे पास भेज देते हैं तो हम युद्ध को रोक देंगे। अगर आप ध्रुव स्वामिनी को हमारे पास भेज देते हैं तो हम युद्ध को रोक देंगे।
इसके बाद जो रामगुप्त है, ध्यान दीजिएगा, जो रामगुप्त है वो इस संधि को मान जाता है, और रामगुप्त इस संधि को मान जाता है और ध्रुव स्वामिनी को भेजने को तैयार हो जाता है। इसी दौरान चंद्रगुप्त आता है, और चंद्रगुप्त आने के बाद ध्रुव स्वामिनी को वह नहीं जाने देता और ध्रुव स्वामिनी की मदद करता है, और सकराज की फिर हत्या हो जाती है। सकराज की हत्या हो जाती है और अंतिम में रामगुप्त की भी मृत्यु हो जाएगी। और यही जो ध्रुव स्वामिनी है, इसका पुनर्विवाह करवाया जाएगा चंद्रगुप्त के साथ, यानी रामगुप्त का जो छोटा भाई चंद्रगुप्त है, तो इसी चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह करवाया जाता है। तो यह सत्य घटना से प्रेरित है, इसीलिए यह एक ऐतिहासिक नाटक है। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे कि ऑप्शन सी हमारा इसलिए सही है क्योंकि ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक और इसमें पुनर्विवाह पर बल दिया गया है, यानी ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त से करवाया जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखिएगा, ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्रों में कौन शामिल नहीं है? तो ए ऑप्शन ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त या शक्टार। तो मैं आपको अभी ऊपर में ही ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और रामगुप्त के बारे में बता चुकी हूँ। तो ये जो हमारे शक्टार है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ गलत है, यानी शक्टार इसमें सही ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ सही ऑप्शन है शकराज, ठीक है। ये शक्टार नहीं बल्कि शकराज, इसमें जो पात्र है वो है शकराज, यानी शकराज का ही आक्रमण होता है रामगुप्त के राज्य में, और ध्रुव स्वामिनी को मांगने का कार्य भी यही शकराज करता है, जिसके बाद चंद्रगुप्त जा करके शकराज की हत्या करेगा और रामगुप्त की भी अंतिम में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ध्रुव स्वामिनी नाटक में शकराज भी एक पात्र है। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त को छल कपट से राजा बनाने में मुख्य रूप से किसका हाथ होता है? यानी रामगुप्त को जब छल कपट से राजा बनाया जाता है तो मुख्य रूप से किसका हाथ उसमें होता है? पुरोहित का, मिहिर देव का, शिखर स्वामी का या फिर कोमा का? तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो है शिखर स्वामी, ऑप्शन सी शिखर स्वामी। ध्यान दीजिएगा कि यही एक पात्र है शिखर स्वामी जो हमेशा रामगुप्त के साथ में रहेगा, और रामगुप्त को राजा बनाने का काम भी शिखर स्वामी ही करता है। तो इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रामगुप्त को शिखर तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? शिखर स्वामी, यानी रामगुप्त को राजा बनाने का, शिखर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? शिखर स्वामी। तो इसके नाम से ही हमें याद हो जाएगा, थोड़ा सा जोड़ के याद रख लेंगे। अब आइए 5वें नंबर प्रश्न में। 5वां नंबर हमारा प्रश्न है, एक पंक्ति है और कहा गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ये कथन किसका है? तो कथन है कि जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। यानी कि ये कथन कौन कहते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक में? ऑप्शन ए है हमारा मिहिर देव, रामगुप्त, मंदाकिनी या चंद्रगुप्त। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा चंद्रगुप्त सही हो जाएगा। क्यों? ये चंद्रगुप्त कथन इसीलिए कहता है, जब ध्रुव स्वामिनी को पता चलता है कि उसे सकराज के पास भेजा जा रहा है तो सबसे पहले अपने पति रामगुप्त से बहुत ज़्यादा विनती करती है कि अपने कुल की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, अपनी पत्नी की रक्षा करो और मुझे वहाँ पर मत भेजो। लेकिन जो रामगुप्त है वो कुछ भी नहीं सुनता। उसी समय ध्रुव स्वामिनी कहती है कि ठीक है, अब तुम मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं स्वयं अपना जीवन समाप्त कर लूँगी। और वहीं पर से एक कटार निकाल करके ध्रुव स्वामिनी अपनी हत्या करना चाहती है, आत्महत्या करना चाहती है। उसी समय चंद्रगुप्त आ करके ध्रुव स्वामिनी को बचा लेता है, और बचाने के बाद यही पंक्ति कहता है कि ध्रुव देवी आप ये क्या कर रही है? जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है। तो ये जो कथन है वो है चंद्रगुप्त का कथन। और चंद्रगुप्त किससे कहता है? तो चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से ही कहता है। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से ही ये कथन कहेगा। अब आगे के प्रश्न में चलते हैं। छठा प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में क्लीव शब्द का प्रयोग होता है, इस क्लीव शब्द का अर्थ क्या है? ए नंबर में है वैसा पुरुष जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। बी ऑप्शन है वैसा पुरुष जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकता। सी ऑप्शन है वैसा पुरुष जो अपनी पत्नी को भ्रमण पर नहीं ले जा सकता। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक में बार बार एक क्लीव शब्द का प्रयोग होगा।
तो क्लीव शब्द रामगुप्त के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि रामगुप्त इस नाटक में ऐसा पात्र है जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है और किसी दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए उसे भेजने के लिए भी तैयार हो जाता है। यानी रामगुप्त ही है जो शकराज के पास भेजने के लिए भी ध्रुव सामनी को तैयार हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि रामगुप्त एक क्लीव पुरुष है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लीव शब्द का अर्थ है वैसा पुरुष जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है। और नाटक में जब पुरोहित आएंगे तो पुरोहित इस क्लीव शब्द का अर्थ बताते हैं और वो कहते हैं कि जब महाभारत हुआ था तो महाभारत में श्री कृष्ण भी अर्जुन को क्लीव शब्द कहते हैं, क्लीव कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी, यानी जो अर्जुन है वो भी अपनी पत्नी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाते हैं और उसे दूसरों की अंगगामिनी बनने के लिए भेज देते हैं। इसीलिए पुरोहित क्लीव शब्द का प्रयोग करते हैं रामगुप्त के लिए, कि रामगुप्त भी वैसा ही क्लीव पुरुष है जो अपनी पत्नी को किसी और के पास भेज दे रहा है। फिर आइए 7वें नंबर में प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के विषय के संबंध में सही कथन कौन सा है? ए नंबर में है, यानी ध्रुव स्वामिनी कैसी है वो आपको बताना है। ध्रुव स्वामिनी एक डरपोक स्त्री है। बी नंबर में ध्रुव स्वामिनी एक स्वाभिमानी स्त्री है। सी में ध्रुव स्वामिनी को अपने रूप सौंदर्य पर बड़ा मान होता है। और डी नंबर है ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से प्रेम करती है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के विषय में कौन सा सही कथन है, तो ऑप्शन बी हमारा सही कथन है। यानी ध्रुव स्वामिनी एक स्वाभिमानी स्त्री है। ध्रुव स्वामिनी को जब पता चलता है कि उसे सकराज के पास भेजा जा रहा है तो स्वाभिमानी स्त्री है, वो जाने से इनकार करती है और उसके बाद खुद आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं होती। फिर आगे देखिएगा 8वां नंबर जो प्रश्न है वो है, एक पंक्ति है, फिर से पंक्ति है और कहा गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसने किससे कही है? तो कथन है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। तो यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसने किससे कही है? ध्रुव स्वामिनी ने पुरोहित से, कोमा ने शकराज से, ध्रुव स्वामिनी ने चंद्रगुप्त से, ध्रुव स्वामिनी ने रामगुप्त से। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। यानी ध्रुव स्वामिनी कहती है रामगुप्त से, रामगुप्त को कहती है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, नारी गौरव को बचा नहीं सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। तो ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से ये कथन कहती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोमा और शकराज, तो ये वही सकराज है जो ध्रुव स्वामिनी को संधि के दौरान मांगता है और कोमा सकराज की ही प्रेमिका है। और कोमा को जब पता चलता है कि सकराज ध्रुव स्वामिनी को मंगवा रहा है तो कोमा उसे छोड़ करके चली जाती है। याद रखिएगा, कोमा सकराज को छोड़ करके चली जाती है, जबकि कोमा सकराज से बहुत प्रेम करती है। अब जो नवा प्रश्न है, तो नवा प्रश्न देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्रों में कौन शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है खिंगिल, खड्गधारिणी, मंदाकिनी या विलोम। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा विलोम। विलोम इसमें एक ऐसा पात्र है जो ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र ही नहीं है। ठीक है, तो जो खिंगिल पात्र है, ध्यान दीजिएगा, जो खिंगिल है यही संधि पत्र ले जाने का काम करता है। यानी संधि पत्र ले करके ये रामगुप्त के पास आता है और कहता है कि रामगुप्त जो हमारे शकों के राजा हैं, शकराज है, वो चाहते हैं कि आप संधि करिए और संधि में आप यह करिए कि ध्रुव स्वामिनी को हमारे हवाले कर दीजिए और ध्रुव स्वामिनी के साथ साथ कई सारे दासियों को भी हमारे साथ भेज दीजिए। यानी ध्रुव स्वामिनी को तो मांगते ही हैं, साथ में कई सारे दासियों को भी मांगते हैं। उसके बाद खड्गधारिणी, तो खड्गधारिणी एक दासी के रूप में ध्रुव स्वामिनी के साथ में हमेशा रहती है। और मंदाकिनी, तो मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी की ननद है। याद रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी की ननद है मंदाकिनी, यानी चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है मंदाकिनी। और मंदाकिनी भी नारी के सपोर्ट में ही बहुत सारे पंक्ति इसमें कहती है, बहुत सारे कथन कहती है। अब जो विलोम है, तो विलोम हमारे एक अलग नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसका पात्र है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन पात्रों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा विलोम सही होगा। अब 10वें प्रश्न में आइए, ध्रुव स्वामिनी नाटक में पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह पर स्त्रीगामी था, जीवन से उदासीन था,
वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था, वह मृत प्राय था। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है सी। यानी कहा गया है कि जो पुरोहित है, जो पुरोहित रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का विवाह करवाते हैं, वही पुरोहित अंतिम में कहते हैं कि रामगुप्त, तुम्हारा अब ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम ध्रुव स्वामिनी को सकराज के पास भेज चुके थे, यानी पति के रहते वह किसी और के पास गई थी, इसीलिए तुम्हारा अब ध्रुव स्वामिनी पर कोई हक नहीं है। क्योंकि जो रामगुप्त है वह अपने गौरव से नष्ट है, अपने गौरव को बचा नहीं सकता है, और आचरण से पतित है, आचरण से वो पतित है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब 11वां नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद मुख्य रूप से कैसे नाटककार है? जयशंकर प्रसाद मुख्य रूप से कैसे नाटककार है? सामाजिक नाटककार, ऐतिहासिक, जासूसी या आंचलिक? तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से ये ऐतिहासिक पात्र है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद मुख्य रूप से ऐतिहासिक नाटककार है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त को लेकर के, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का भी नाटक लिखते हैं, गुप्त साम्राज्य से भी नाटक लिखते हैं, और फिर स्कंदगुप्त एक गुप्त साम्राज्य का ही नायक है, उसको ऊपर भी ये नाटक लिखेंगे। अब आइए 12वें नंबर में कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष क्या है? जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष क्या है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी हमारा, यानी 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। अब 13वें नंबर में देखिएगा, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में शामिल नहीं है, यानी जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक है उसमें शामिल नहीं है। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, मधुआ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि जो मधुआ है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं बल्कि कहानी है। जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है, नाटक नहीं है बल्कि कहानी है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा कि नाटकों में कौन शामिल नहीं है, तो मधुआ कहानी है, इसीलिए नाटकों में शामिल नहीं है। अब यहाँ चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। अब 14वां प्रश्न है हमारा, ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंत में किसकी मृत्यु नहीं होती है? रामगुप्त, शकराज, कोमा, मंदाकिनी? तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा वो है डी, मंदाकिनी, क्योंकि मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी की ननद है, इसीलिए इसकी मृत्यु नहीं होती। जबकि रामगुप्त, रामगुप्त की मृत्यु हो जाती है, शकराज, शकराज की भी मृत्यु होती है, और कोमा, कोमा जो शकराज की ही प्रेमिका है, जब शकराज की मृत्यु हो जाती है ना, तो जो कोमा है वो ध्रुव स्वामिनी के पास आती है और कहती है कि ध्रुव स्वामिनी जी, आप भी एक स्त्री है, तो एक स्त्री की व्यथा समझिए, और मैं जिससे प्रेम करती हूँ शकराज से, उसका शव मुझे दे दीजिए। तो यानी शकराज का मृत शव लेने के लिए कोमा आती है, और जब शव लेकर के जा रही होती है ना, उसी दौरान सैनिकों के हाथों कोमा भी मारी जाती है। तो रामगुप्त, शकराज और कोमा की मृत्यु हो जाती है, मंदाकिनी की मृत्यु उसमें नहीं होगी। अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, एक कथन है, अब यही कथन कहा गया है कि उपर्युक्त पंक्ति किस नाटक से ली गई है? तो कथन है कि जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सहमति के बिना उसका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति से अवलंब मांग सके? तो ये जो कथन है, ये जो पंक्ति है, किस नाटक से ली गई है? तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यह ध्रुव स्वामिनी नाटक से ली गई है। अब इस पंक्ति को कहने वाली कौन है? तो मंदाकिनी। याद रखिएगा, इस कथन को कहने वाली कौन है? तो मंदाकिनी इस कथन को कहती है। चलिए फिर अब मैं क्लास को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं इतना ही प्रश्न लाई थी। अब अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम अंजलि एकेडमी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं ऐसे ही प्रश्नोत्तरी समय समय पर करवाती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।